अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। बच्चों, वाटर इज़ द मीडियम ऑफ लाइफ। ये लाइफ का मीडियम है। मीडियम मतलब आला। आला ये ज़िंदगी का एक अहम आला है, यानी कि मीडियम है। क्या इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड इन ऑल ऑर्गेनिज्म। ये तमाम ऑर्गेनिज्म में अबंडेंट है, कंपाउंड है। जो ऑर्गेनिज्म है ना, इनमें पानी की परसेंटेज 65% से लेकर 89-99% तक है। जो इंसानी सेल्स हैं ना, इनमें जो बोन सेल्स हैं, इनमें पानी की परसेंटेज ह्यूमन बोन सेल तकरीबन 20% है। ह्यूमन ब्रेन सेल में पानी की परसेंटेज तकरीबन 85% है। ठीक है। जो तमाम रिएक्शन है ना, वो पानी की मौजूदगी में होते हैं, क्योंकि हमारे एंजाइम है वो एक्वस मीडियम में काम करते हैं। एंजाइम एक्वस मीडियम यानी कि एंजाइम सिर्फ वर्क करते हैं। एंजाइम सिर्फ एक्वस मीडियम में वर्क करते हैं और जिसकी वजह से रिएक्शन कैरी हो पाता है। ये तमाम कई रिएक्शन में एज आ रिएक्टेंट के तौर पर भी काम करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस में रिएक्टेंट के तौर पर भी काम करता है। जैसा कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड 6 मालिक्यूल लेते हैं और वाटर के 12 मालिक्यूल लेते हैं। क्लोरोफिल और सनलाइट की मौजूदगी में ये रिएक्शन कैरी होता है, जिसमें C6H12O6 ये ग्लूकोज का मालिक्यूल बनता है, जिसको ग्लूकोज कहते हैं। प्लस 6 ऑक्सीजन के मालिक्यूल बनते हैं, जो इंसानों को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ये ऑक्सीजन बनते हैं 6 मालिक्यूल और 6 मालिक्यूल वाटर के बनते हैं। सही। ये फोटोसिंथेसिस में 1:2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो परसेंटेज है वो 1% है, तो 2% हमको वाटर की परसेंटेज लेनी पड़ेगी। इसमें ये एज आ रिएक्टेंट के तौर पर काम करता है। दूसरा, जो बड़े मॉलिक्यूल होते हैं ना, मैक्रो मॉलिक्यूल्स, इनकी हाइड्रोलिसिस के लिए भी वाटर की ज़रूरत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम स्टार्च लेते हैं। स्टार्च C12H/O11 N और प्लस ये जो मैक्रो मॉलिक्यूल है स्टार्च, ये मैक्रो मॉलिक्यूल है। इसकी हाइड्रोलिसिस मतलब होता है मैक्रो मॉलिक्यूल्स को तोड़ना, ब्रेक डाउन ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, पानी की मौजूदगी में। H2O ये बनते हैं 2 मॉलिक्यूल ग्लूकोज के, C6H12O6। ये तो इसकी इम्पोर्टेंस मुकम्मल हो गई। अब हम पढ़ते हैं इसकी सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज़।
solvent properties due to its polarity, अपनी पोलैरिटी की वजह से, यानी कि इसमें पोलैरिटी होती है। पोलैरिटी का मतलब मॉलिक्यूल, एक कंपाउंड में मॉलिक्यूल्स के पोल बन जाना, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का आ जाना। ये ऑक्सीजन है बड़ा मॉलिक्यूल, इसके साथ 2 हाइड्रोजन मिले होते हैं, O2, ये हाइड्रोजन, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज और इस पे भी पॉजिटिव चार्ज, सही है। इस पे पोल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, इस पे पार्शियल नेगेटिव आ जाता है। ड्यू टू इट्स पोलैरिटी, ये पोलैरिटी की वजह से पोलर मॉलिक्यूल्स को अपने में डिसॉल्व कर लेता है। पोलर मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिनमें पोल्स बन जाते हैं। पोलर मॉलिक्यूल ये इस असूल पर काम करता है, लाइक डिसॉल्व लाइक, यानी कि पोलर में डिसॉल्व, नॉन पोलर में डिसॉल्व। नॉन पोलर में डिसॉल्व हो जाते हैं। रही आयनिक सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस जिनमें आयन बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल हम NaCl ले लेते हैं, ये इनको भी अपने आप में हल कर लेता है क्योंकि इनके आयन बन जाते हैं। इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है Cl पे, ये सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ये Na प्लस बन जाता है वाटर में जाके, प्लस Cl नेगेटिव। और वाटर के जो पोल बनते हैं वो हाइड्रोजन, इसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इस पे नेगेटिव चार्ज होता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ये जो सोडियम पॉजिटिव है ये नेगेटिव पर चल जाता है, NaOH बन जाता है, और ये जो Cl है ये H के पास आ जाता है, ये बन जाता है HCl, सही है। जो नॉन आयनिक कंपाउंड होते हैं, नॉन आयनिक कंपाउंड, ये अपने मॉलिक्यूल्स में चार्जड ग्रुप रखते हैं। जब इनको पानी में डिसॉल्व किया जाता है, ये जो चार्जड ग्रुप होते हैं ये पानी में डिस्पर्स हो जाते हैं। डिस्पर्स मतलब अलहदा। हो जाते हैं। इसी तरह ड्यू टू इट्स पोलैरिटी, इसकी पोलैरिटी की वजह से जो ऑल रिएक्शन होते हैं ना वो पानी की मौजूदगी में होते हैं। एक्वस मीडियम में होते हैं। एक्वस मीडियम में होते हैं। इसी तरह एंजाइम भी एक्वस मीडियम में काम करते हैं। वो एक्वस मीडियम में काम कर सकते हैं एंजाइम, और इस तरह रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। दूसरा, नॉन पोलर कंपाउंड। नॉन पोलर कंपाउंड लाइक, इसमें आ गया स्टार्च, लिपिड, फैट्स और दूसरे तमाम नॉन पोलर कंपाउंड। ये पानी में हल नहीं होते, ना हल पजीर हैं। ये पानी में ना हल पजीर हैं। इस तरह ये सेल में कंपार्टमेंट बनाते हैं, यानी सेल के हिस्से बनाते हैं। कंपार्टमेंट ये जो लिपिड होती है, लिपिड ये सेल मेम्ब्रेन बनाते हैं। सेल की मेम्ब्रेन को बनाते हैं। ये लिपिड की बनी होती है और ये पानी में इनसॉल्युबल है। ये पानी के साथ इनसॉल्युबल है। इस तरह ये पानी में सॉल्युबल नहीं हो सकती। इस तरह ये सेल का स्ट्रक्चर, जो लिपिड की मेम्ब्रेन है, ये सेल का स्ट्रक्चर बरकरार रखती है और सेल का स्ट्रक्चर मेंटेन रहता है। अगर ये पानी में सॉल्युबल होती तो सेल का स्ट्रक्चर बरकरार ना रह पाता।
ये हमारी होगी सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज मुकम्मल। आगे हम पढ़ते हैं हीट कैपेसिटी। पहले तो हम इसकी डेफिनेशन करते हैं। हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन क्या है? नंबर ऑफ कैलोरीज required to raise the temperature of 1 gram water from 15 to 16 degree centigrade temperature। इसको हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये डेफिनेशन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन है, इसको नोट कर सकते हैं आप। पानी ये हम 15 से 16 ही क्यों लेते हैं? हम 1 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड भी ले सकते हैं। ये हम इस वजह से लेते हैं कि कुछ हालात में एरर आ सकता है, इसलिए हम 11 से 12 भी ले सकते हैं। हम 13 से 14 डिग्री सेंटीग्रेड भी ले सकते हैं। इस तरह उन्होंने बुक वालों ने 15 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड लिया, इसलिए मैं भी यही ले रहा हूँ। पानी की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो है 1.0। ये एक ग्रेट एबिलिटी रखता है, ग्रेट एबिलिटी कि ज़्यादा हीट को अब्जॉर्ब करना, मच हीट को अब्जॉर्ब करना विदाउट बगैर, यानी कि मच चेंज, ज़्यादा चेंज इन इट्स ऑन टेम्परेचर, अपने टेम्परेचर में। ये इसकी सलाहियत है कि ये ज़्यादा हीट को अब्जॉर्ब कर लेता है और इसके टेम्परेचर में कोई इतनी बड़ी तब्दीली नहीं आती। इस तरह ये टेम्परेचर स्टेबलाइज़र का काम भी करता है, टेम्परेचर स्टेबलाइज़र का काम भी करता है ऑर्गेनिज्म के लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। और ये लिविंग मटेरियल को सडन थर्मल चेंजेस से बचाता है, यानी कि अचानक टेम्परेचर में तब्दीलियाँ आ जाती हैं, टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इस तरह ये जो पानी है ये हीट को, एनवायरनमेंट की जो ज़्यादा हीट होती है एक्स्ट्रा हीट होती है उसको अब्जॉर्ब कर लेता है, और जो लिविंग मटेरियल होता है माहौल का उसको प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट सडन थर्मल चेंजेस। अगेंस्ट लिविंग मटेरियल को प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट सडन थर्मल चेंजेस। सही हो गया। अब हमारी अगली प्रॉपर्टी आ गई हीट ऑफ वेपराइजेशन। हीट ऑफ वेपराइजेशन ये भी एक पानी की प्रॉपर्टी है, अहम प्रॉपर्टी। इसकी डेफिनेशन amount of heat required to change
रिक्वायर्ड जिसकी ज़रूरत होती है टू चेंज तब्दील करने के लिए 1 ग्राम 1 ग्राम 1 ग्राम वाटर फ्रॉम लिक्विड लिक्विड टू gaseous state. Amount of heat required to change 1 ग्राम वाटर फ्रॉम लिक्विड टू gaseous state, यानी कि 1 ग्राम वाटर को जो लिक्विड में है, लिक्विड की हालत में है, को 1 ग्राम गैस की हालत में तब्दील करना, इसको कहते हैं हीट ऑफ वेपराइजेशन। द स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपराइजेशन जो वाटर की है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर वो है 574 किलो कैलोरीज पर केजी। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको एक और बात बताता हूँ कि जो कैलोरीज होती हैं इसको हम कैलोरीज पर ग्राम में मापते हैं। कैलोरीज हीट के लिए इस्तेमाल होती है। अगर हम कैलोरीज को के में लें, यानी कि 1000 में किलो कैलोरीज लें, तो ग्राम के साथ भी केजी लगेगा। ये इस तरह सही। अगर हमारे पास 1000 ग्राम में नहीं, हम इसको लेते हैं 1000 लीटर मिलीलीटर वाटर है, ml मिलीलीटर वाटर है, और इसमें से हम 1 ग्राम क्यों, ये मैं रेज ही करता हूँ। अगर हमारे पास 1000 ml वाटर है और इसमें से हम 1 ml को हम इसको वेपराइज कर देते हैं, वेपर की हालत में बदल देते हैं, तो ये 900 नहीं 1 नहीं 2 ml को हम वेपराइज कर देते हैं, तो 998 ml पीछे बच जाएगा। और हर 2 ml की वेपराइजेशन से 2 ml यानी कि वाटर के 2 ml की वेपराइजेशन से 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लो हो जाता है रिमेनिंग वाटर का। मैं आपको ये समझाता हूँ। इसी तरह अगर हमारे पास 1000 ml वाटर है और इसमें से हमने 2 ml को वेपराइज कर दिया, हमारे पास बचा है 998 ml वाटर, और अगर इसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड था तो इसका टेम्परेचर 24 डिग्री सेंटीग्रेड रह जाएगा। ये इसकी एक अहम प्रॉपर्टी है। हर 2 ml वाटर की वेपराइजेशन से 1 डिग्री सेंटीग्रेड रिमेनिंग वाटर का टेम्परेचर लो हो जाएगा। 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लो हो जाता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं आयनाइजेशन ऑफ वाटर, पानी की आयनाइजेशन। वाटर आयनाइज होता है, वाटर H2O, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है H+ और OH-। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, लेकिन 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है। एक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि रिएक्टेंट बनने और प्रोडक्ट बनने की मकदार एक जैसी हो जाए। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बनने की मकदार एक जैसी हो जाए। सही।
जो प्योर वाटर होता है ना, प्योर वाटर उसमें H+ और OH- की कंसंट्रेशन वो है 10⁻⁻7 मोल या पर लीटर। ये जो H+ है और OH- ये भी इफ़ेक्ट करते हैं सेल में और बहुत से रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं। टेक पार्ट इन मैनी रिएक्शन। अब इसके बाद हम इसकी एक और प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। वो है प्रोटेक्शन। वो प्रोटेक्शन में कहता है कि वाटर एक्ट एज अ इफेक्टिव लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट का मतलब, हम लुब्रिकेशन अक्सर पढ़ते हैं। लुब्रिकेंट का मतलब होता है ग्रीस या कोई चिकनाई वाली चीज़। वाटर एज एक्ट एन इफेक्टिव लुब्रिकेंट। मिसाल के तौर पर अगर हमारी आँख में कोई चीज़ चली जाए तो हम इसको रगड़ते हैं, और रगड़ने से जो हमारा आईलिड है वो हम अपने आईलिड को पकड़कर आँख के ऊपर रगड़ते हैं तो हमारी आँख पर कोई इन्फेक्शन या कोई चीज़ इस तरह की नहीं, या सुर्ख हो जाए, इस तरह का कुछ नहीं होता। क्योंकि ये जो टीयर होते हैं ना, हमारे पानी टीयर, ये प्रोटेक्ट करते हैं आँख को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम रबिंग यानी रगड़ाऊ से। इस तरह हमारी आँख महफूज रहती है। अगर ये टीयर ना होते तो हमारी आँख रगड़ने से डैमेज हो जाती। अगर हमारी आँख में कोई चीज़ डलती, अंदर जाती, तो हमारी आँख हम रगड़ते और वो डैमेज हो जाती, तबाह हो जाती। इस तरह दूसरे कई ऑर्गन हैं हमारे, वाइटल ऑर्गन यानी कि बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्गन, जिसमें लंग्स, किडनी, हार्ट वगैरह आता है। इसके इर्द गिर्द भी वाटर जो अपनी है प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है, जो उसको डैमेज होने से बचाता है ऑर्गन को, और दूसरे कई जो हमारे अंदरूनी इंटरनल एक्टिविटीज़ हैं उनके इफ़ेक्ट से बचाता है। वाटर उनके इर्द गिर्द एक इफ़ेक्टिव तय बना लेता है अपनी, और उनको बचाता है। ये स्टूडेंट, हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ और हम मिलेंगे अगले लेक्चर में।